नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार हिंदी नवजीवन चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। इससे पहले रियांस हिंदी वर्ल्ड चैनल जो मैं चलाता था उसमें काफ़ी थोड़ी सी कठिनाइयाँ थी, सर्च करने में दिक्कतें आती थी, इसलिए इसका छोटा नाम रख दिया है हिंदी नवजीवन। आज से आप जब लोग सर्च करेंगे तो आप हिंदी नवजीवन से ही सर्च करेंगे। हम लोग इससे पहले हम जो वीडियो बनाए थे दलित जीवन की आत्मकथा, जो दलित साहित्य के मील का पत्थर साबित हुआ था, उस आत्मकथा की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन, दलित जीवन की साहित्यिक यात्रा कैसे होती है। इससे पहले हम ओम प्रकाश वाल्मीकि के परिवार के बारे में बताए थे और ये भी बताए थे कि आत्मकथा और जीवनी में क्या अंतर होता है। आज हम लोग जो यात्रा करने चल रहे हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन का जो सारांश है, हम मुख्य बिंदुओं पे चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मित्रों हम लोग आप लोगों को बता दें कि जो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था, ओम प्रकाश वाल्मीकि ओम प्रकाश वाल्मीकि के जन्म के बारे में इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के जन्म कब हुआ था कोई निश्चित नहीं था। उनके जो प्राइमरी स्तर के जो शिक्षक थे, जो जन्मदिन डाला था, उसी के आधार पे हम लोग उनका जन्म तिथि मनाते हैं। 30 जून 1950 जन्म इनको कब हुआ था? 30 जून 1950 जन्म हुआ था और मृत्यु इनकी 17 नवंबर, जो प्रमाणिक है, इनका जन्म प्रमाणिक नहीं है लेकिन मृत्यु प्रमाणिक है, यह ध्यान रखने की जरूरत है। 17 नवंबर जो मृत्यु हुई थी इनकी, 17 नवंबर 2013। और इतना जो इनका जीवन संघर्ष था, जूठन 2 भागों में आया। इससे पहले हम जो वीडियो बनाए थे उसका हम लोग चर्चा किए थे और आज हम लोग इस जो जूठन की साहित्यिक यात्रा है उसकी चर्चा करेंगे कि एक दलित किस तरह, कितने संघर्षों के बाद और आज भी भारत में दलितों की स्थिति कैसी है, उसको सोचने के लिए मजबूर करता है यह ओम प्रकाश वाल्मीकि का जूठन। जब आप ओम प्रकाश वाल्मीकि को पढ़ेंगे तो एक दलित जीवन का यथार्थ चित्रण ऐसा लगेंगे कि आप स्वयं देख रहे हैं आंखों से। इनकी आत्मकथा में वो संवेदनशीलता है, हम लोगों को सोचने के लिए मजबूर करती है कि क्या हमारा जो सभ्य समाज देखने में है ऐसा भी होता है। जूठन का जब आप लोग जैसे ही शुरुआती आप लोग करेंगे, जब पढ़ना शुरू करेंगे तो सबसे पहले ओम प्रकाश वाल्मीकि के घर का चित्रण आता है। नंबर 1 पे है ओम प्रकाश, अर्थात लेखक लिख लीजिए, यहाँ सबसे बढ़िया रहेगा। लेखक के घर के पीछे की गंदगी का चित्रण। जो लेखक है यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, इनका जो घर है वह लिखते हैं कि जोहड़ी, जो कि एक पोखरा था, उसी के बगल में इनका घर था और इन्हीं के पीछे यानी इनके घर के पीछे ही लिखते हैं कि पूरे गांव की जो औरतें थी, जवान औरतें, बूढ़ी औरतें और नई नवेली दुल्हन टट्टी फरागत करने आती थी। आज भी आप लोग जाएंगे मित्रों गांव में, अगर आप कभी भी जाएंगे तो गांव में इस तरह का आज भी सिस्टम है कि अधिकांश लोग गांव के, भले सरकारी आंकड़े में बताया जाता है कि सबका शौचालय बन गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रधान 12,000 की जगह 5,000 में बनवा देते हैं। शौचालय कैसा होगा वो बताना नहीं है, कभी गांव में जाइए तो देख लीजिए। गांव के अधिकांश लोग गांव के बाहर ही शौच करने जाते हैं और उनका यह घर है। सोचिए मित्रों, उनका यह घर है और घर के ही पीछे, मतलब यहाँ ये लोग रह रहे हैं
और घर के ही पीछे नई नवेली दुल्हन क्या करती हैं, शौच करती हैं, बच्चे शौच करते हैं। अब इसकी कितनी तेज से गंदगी आ रही होगी, कितना बदबूदार गंदगी आ रही होगी। और इतना ही नहीं, इसी के पीछे दलित बस्तियों में एक और विशेषता है कि सूअर भी पालते हैं। तंग तंग गलियां रहती हैं, पतली पतली गंदी गलियां, उसकी भी चर्चा वो करते हैं कि एक तरफ सूअर, एक तरफ नंग धड़ंगे बच्चे, एक तरफ गांव भर की गंदगी, और उसी गंदगी में इस ओम प्रकाश वाल्मीकि की जीवन की शुरुआत होती है। और कहते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था को बड़ा सभ्य मानता है कि वर्ण व्यवस्था बहुत बढ़िया है, अगर हमारे घर के स्थान पे 4 दिन रहना उनको पड़ जाए तो सारी उनकी वर्ण व्यवस्था की विशेषता एक ही दिन में समाप्त हो जाएगी, ऐसा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी लिखते हैं। यह पूरा गंदगी का चित्रण जो है कि करते हैं, जहाँ सूअर घूम रहे हैं, नंगे बच्चे घूम रहे हैं, लड़ाई झगड़े का माहौल है बराबर, और उसमें उनका जीवन की शुरुआत होती है। उसके बाद मित्रों, जैसे ही जब आप उनका अध्याय जब दूसरा पढ़ेंगे तो अध्याय दूसरा में वो दिखाते हैं कि जो दलित से छुआछूत की जो स्थिति का वर्णन करते हैं। नंबर 2 पे दलित वर्ग से छुआछूत का चित्रण। मित्रों, आज भी ये जो सभ्य समाज है, जो देखने के लिए मिलता है, सभ्य समाज इतना अच्छा सभ्य समाज है कि यहाँ गाय का गोबर और गाय का मूत्र लोग पी सकते हैं, कुत्ते और बिल्ले पोसकर उसका अपने साथ खाना खा सकते हैं, रह सकते हैं। वह लिखते हैं कि अपरिष्टता का ये माहौल था कि कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस को छूना बुरा नहीं था, लेकिन अगर दलित अगर किसी को छू देता है तो बुरा लग जाता था। अब सोचिए किस तरह का माहौल है, और उस माहौल में मित्रों उनका जीवन शुरू होता है। यानी छुआछूत एकदम चरम सीमा पे थी, मतलब शरीर स्पर्श कर जाए तो वो लोग मार खाते थे, गाली सुनते थे। सब लोग जो त्यागियों के बच्चे थे, क्योंकि त्यागियों का गांव था, वह लिखते हैं जो बरला गांव था, जो मुजफ्फरपुर का जो बरला गांव था वह त्यागियों का गांव था। और त्यागी के बच्चे अगर कोई दलित छू लेता था, यानी जो चूहड़े वर्ग थे, अगर स्पर्श भी कर लेता था तो गाली देते थे, मारते थे, बोलते थे। ऐसे में इनका जो दलित वर्ग का छुआछूत का चित्रण करते हैं। आज भी कहीं न कहीं गांव में आप देखेंगे तो भले सरकारी आंकड़े कुछ और हों, लेकिन सच्चाई ये है कि छुआछूत का जोर आज भी बहुत तेजी से बढ़ा है, घटा नहीं है। अब हम ओम प्रकाश वाल्मीकि के तीसरे पार्ट पे आते हैं, जहां वह चित्रण करते हैं उनके जो शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत होती है। यानी शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत, शिक्षा का प्रारंभ। मित्रों, गांव में जो शिक्षा का प्रारंभ है, आज के जैसा माहौल नहीं है कि चलिए अपने बच्चों को हम 10,000 दे रहे हैं एडमिशन के लिए और 2,000 फीस लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। गांव में एक इनके शिक्षक थे, उनका नाम था सेवक राम। सेवक राम, ठीक है। यही सेवक राम जो इनके शिक्षक थे, सेवक राम मसीही, ठीक है। यही शिक्षक राम जो सेवक राम मसीही थे, यही इनके पहले शिक्षक थे। और पहले शिक्षक जो थे, ठीक है, जो ईसाई धर्म से बेचारे, आज भी ईसाई धर्म का विरोध होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ईसाई धर्म वाला शिक्षक ही इनके शिक्षा की शुरुआत की। नाम क्या था? सेवक राम मसीही। और वो शिक्षा का प्रारंभ कैसे करते थे? वह चटाई पे, जो दलित वर्ग की बस्ती थी, चटाई पर सब बच्चों को बैठा लेते थे, आ क ख ग घ वहीं से शुरू करते थे। क्या व्यवस्था थी समाज की, सोचने के लिए हमको मजबूर करता है, प्रेरित करता है। और आप अगर अपने आप पे सोचेंगे तो सोचिए कि क्या आपके बच्चे चटाई पर बैठ के पढ़ें तो आपको कितना अच्छा लगेगा। और ओम प्रकाश वाल्मीकि का जीवन जो है, एक ईसाई शिक्षक सेवक राम जो चटाई पर बैठाकर पढ़ाते थे, लेकिन उनका भी बड़ा अच्छा मतलब व्यवहार नहीं था कुल मिला जुला के दलितों से, लेकिन ऊपर से प्रेशर था। क्योंकि ईसाई धर्म में एक और है कि शिक्षा का माहौल बड़ा तेज़ी से दिया जाता है, और अधिकांश लोग
ईसाई धर्म के स्कूलों में पढ़ते हैं, ये भी सच्चाई है। तो सेवक राम इनकी शिक्षा प्रारंभ करते हैं। अच्छा, जो प्राइमरी स्कूल का जो पहला शिक्षक जिनका नाम था हरफूल सिंह, हरफूल सिंह, यह ध्यान रखें ना मित्रों, ये जो हरफूल सिंह थे, ठीक है, हरफूल सिंह ही ये जो है प्राथमिक स्तर में इनका कक्षा 1 में एडमिशन किए थे। यानी कक्षा 1 में प्रवेश कब किए थे? कक्षा 1 में प्रवेश करने वाला जो शिक्षक था उसका क्या नाम था? हरफूल सिंह नाम था। इनके पिता जब ये लिखते हैं कि जब ये जाते हैं हरफूल सिंह से मिलते हैं, कहते हैं कि अपने बच्चे का हम नाम लिखवाना चाहते हैं, तो कहता है कि तुम कल आज चले आना, फिर कहता है कल चले आना। इस तरह मतलब एक आध हफ्ता के बाद यह हरफूल सिंह इनका कक्षा 1 में नाम लिखते हैं। और यही हरफूल सिंह इनका जन्मतिथि का भी चित्रण करते हैं। इनकी जन्मतिथि का पता नहीं था, और यही हरफूल सिंह जो नाम डालते हैं वही नाम पड़ता है कि 30 जून 1950 को इनको जन्म हुआ, भला कि ये प्रमाणिक नहीं है। अच्छा, इसके बाद वाला जो प्रसंग है, एक तो सेवक राम शिक्षक हो गए पहले नंबर पे, दूसरे नाम पे जो है कि हरफूल सिंह शिक्षक हो गए जो कक्षा 1 में एडमिशन लिए, और उसके बाद जिनका नाम आता है वह है कलीराम। कलीराम, अब ये जो कलीराम है मित्रों, जो इनके शिक्षक है कलीराम तीसरे नंबर पे, इनकी विशेषता क्या थी? कलीराम क्या करते थे कि जब ओम प्रकाश वाल्मीकि पढ़ने आते थे तो वह पढ़ाते कम थे, तुरंत झाड़ू थमा देते थे। आज भी अगर आप जैसे अगर पुराने ज़माने के लोगों से बात करेंगे तो जितने दलित के बच्चे थे पहले जाते थे तो उन्हीं को पहले झाड़ू थमाया जाता था, और झाड़ू थमा कहा जाता बेटा पहले पूरा ये स्कूल सफाई कर दो। यही बेचारे सब स्कूल साफ करते थे, भी सच्चाई है। और यही कलीराम क्या करते थे कि रोज दिन भर ओम प्रकाश वाल्मीकि को कह देते बेटा झाड़ू लो, मारते रहो। बेचारा वो पढ़ने जाता था और रोज झाड़ू कलीराम थमा देते थे। अब होता क्या है मित्रों कि ये कलीराम रोज ओम प्रकाश वाल्मीकि से महाविद्यालय जो इनका स्कूल था पूरे दिन केवल झाड़ू लगवाते थे, सर सफाई में लगाते थे, यानी पढ़ाई नहीं कराते थे। एक दिन क्या हुआ कि जो इनका कलीराम का ऐसा व्यवहार था कि इतने अच्छे थे, सोच लीजिए कि जो दलित समुदाय के बच्चे पढ़ने जाते थे, वैसे पढ़ने भी जाते थे, 100 में 1-2 जाते थे, 2, 4, 5 रहते थे, और उनकी स्थिति ये थी कि हैंडपंप तक छूना मना था। आज भी गांव में आप जाएंगे, जो आदर्शवादी व्यवस्था के लोग जो बड़े बड़े नगाड़े पीट रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है मित्रों कि गांव में जाएंगे तो आज भी कई ऐसे गांव हैं जिसमें नल छूना मना होता है। तो इन लोगों को ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का ये क्या करते थे, जिस स्कूल में पढ़ते थे जितने दलित थे हैंडपंप नहीं छूते थे। अगर इनको प्यास लग गई है तो हैंडपंप के किनारे खड़ा हो जाते थे। कोई त्यागी का बच्चा जाता था या मास्टर जाते थे, उस नल को चलाते थे, तब वह पानी पीता था। सोचिए क्या कंडीशन था। क्या हम सभ्य समाज की चर्चा करते हैं। जब आप जूठन पढ़ेंगे तो आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा। और ये कलीराम क्या किए कि रोज झाड़ू लगवाते थे। एक दिन क्या हुआ कि इनके जो पिताजी थे चले गए। आज जब पिताजी चले गए तो देख रहे हैं कि मेरा लड़का झाड़ू लगा रहा है, और उसके बाद जब वो कलीराम से पूछे कि भाई मेरा बेटा झाड़ू क्यों लगा रहा है, तब ये कहे कि झाड़ू लगाने वाली तुम्हारी जात है तो झाड़ू नहीं लगे तो क्या करेगी। अब मित्रों हुआ क्या कि इनके जो पिता थे, ओम प्रकाश वाल्मीकि पिता थे, पूरे गुस्साए और कहे क्या बे द्रोणाचार्य की औलाद, मतलब उल्टा सीधा बोल के आए। और इसके बाद का प्रसंग यह इनका जो आदर्शवादी शिक्षक की जब चर्चा करते हैं तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का दिल बड़ा जैसे गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि आप लोगों के लिए ये भी जैसे ज़रूरी है कि ये जो नेट के परीक्षा में यह ओम प्रकाश वाल्मीकि का जूठन है। बड़े बड़े जितने एग्जाम देंगे उसमें सारे मिलेंगे, तो इसलिए आपको बड़े महत्वपूर्ण है
पढ़ाई करनी। तो ये तीनों हैं। इसके बाद का जो ये तो शिक्षा का प्रारंभ हुआ। अब चौथे नंबर पे आप लोग एक बार ना हो तो उसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो याद रहेगा। उसके बाद चौथे नंबर पे हम आते हैं मित्रों, उसके बाद हम लोग चौथे नंबर पे आते हैं जिस वजह से इस आत्मकथा का नाम जूठन पड़ा। शादी विवाह में ठीक है, जैसा वह लिखे हैं वैसा ही हम लिख दे रहे हैं। शादी विवाह में जूठन बटोरने का प्रसंग, देखिए शादी विवाह में जूठन बटोरने का प्रसंग किस तरह था मित्रों। होता क्या था कि जितने भी जो ये क्या बोलते हैं दलित वर्ग था या जितने भी गरीब वर्ग था वो खाने के लिए मोहताज था। तो जब किसी बड़े घर में शादी होती थी तो ये सब बेचारे बड़े मन लगा के रखते थे कि चलिए अब हमको भी भरपेट भोजन मिलेगा। लेकिन भोजन मिलता क्या था, ये बड़ा सोचने वाली बात है। बारात में वह लिखते हैं कि शादी विवाह के मौके पे मेहमान जब बाराती आते थे, ठीक है, लोगों की आस खड़ी हो जाती थी और मित्रों जो खाना खाकर जूठा पत्तल छोड़ते थे उसमें कुछ पूड़ियाँ रहती थी, कुछ मिठाइयाँ रहती थी और कुछ अलग अलग तरह की सब्जियाँ रहती थी। वह जूठे भोजन को दलित वर्ग करता था। और स्थिति ये थी मित्रों कि जिस बारात में जिस बारात में अगर पत्तलों में जूठा नहीं छूटता था तो गांव के लोग कहते थे अरे कहाँ से भूखड़ सब आ गए हैं, किसी का पेट ही नहीं भरा है तो हम लोगों से बड़ा, मतलब इस टाइप का था। और शादी विवाह के मौके में होता क्या था, जो जूठन बच जाता था उस जूठन का भी क्या होता था, वह लिखते हैं कि जो पूड़ियाँ बच जाती थी मित्रों, जो मतलब जो पूड़ियाँ बचती थी, सोचिए जो पूड़ियाँ बचती थी उस पूड़ियों को सुखा के रख लिया जाता था। मतलब जो शादी ब्याह के मौके पे जूठन बर्तनों में जो पूड़ियाँ बचती थी उन पूड़ियों को सुखा कर रख लिया जाता था। और उन पूड़ियों को सुखा के रखने का उद्देश्य क्या था मित्रों, बहुत सोचने वाली बात है। उन पूड़ियों को सुखा के रखने के बाद वह बरसात का जब मौसम आता था कुछ खाने पीने के लिए नहीं रहता था, उस दौरान उस पूड़ियों को पानी में भिगोकर खाया जाता था। और इतना ही नहीं, पूड़ियों को जैसे पानी में भिगोकर उसमें नमक डाल दिया जाता था, उसमें कभी कभी थोड़ा बहुत गुड़ भी डाल दिया जाता था और लुगदी बनाकर उस पूड़ियों को खाया जाता था। यह जूठन है। और आप लोगों को यह भी बता दें कि इस आत्मकथा का नाम जब राजेंद्र यादव पढ़े या आत्मकथा पढ़े तो इन्होंने इस आत्मकथा का नाम जूठन इसी कारण से लिखा। और ओम प्रकाश वाल्मीकि जो सबसे पहले इन्होंने कहा कि एक दलित की आत्मकथा, उन्होंने कहा दलित की आत्मकथा बहुत लंबा हो जा रहा है, इस आत्मकथा का नाम जूठन पड़ना चाहिए। तो ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा को किसने शीर्षक दिया जूठन, तो राजेंद्र प्रसाद दिए। और जूठन क्यों दिए, राजेंद्र यादव दिए। और ये क्यों दिए, ये बहुत बड़ा मार्मिक प्रश्न है। अब इसके बाद ये तो प्रारंभिक शादी विवाह में जूठन बटोरने का प्रसंग। इसके बाद प्रसंग क्या आता है, जब बेचारे ये कक्षा 5 तक किसी तरह पढ़ते हैं, कक्षा 5 तरह पढ़ते हैं, अब वो होता है कि अब आगे पढ़ नहीं पाएंगे। और आगे पढ़ नहीं पाएंगे, इनकी जो भाभी रहला देवी, भाभी कौन थी, भाभी
रहला देवी, ठीक, जो भाभी रहला देवी थी उनके पास जो भाभी रहला देवी थी, भाभी रहला देवी की पाजेब बंधक रखकर, भाभी रहला देवी की पाजेब बंधक रखकर, ठीक है, कक्षा 6 में एडमिशन हुआ था। कक्षा 6 में एडमिशन कौन हुआ? भाभी रहला देवी की पाजेब। पाजेब समझ रहे हैं, जो पायल जिसको कहा जाता है, उस समय पाजेब। लिखते हैं कि मात्र एक ही उनके पास गहना था, दलितों के पास गहना नहीं था। शायद आप लोग नहीं जानते हैं कि दलितों को पढ़ना भी मना था, दलितों को सोना चांदी भी रखना मना था, और दलितों को विखंडित करने के लिए ही जातियां भी बनाई गई थी कि सब आपस में लड़ते रहें। उसी, क्योंकि सोना चांदी लोग रखते नहीं थे, मात्र चांदी का कभी कभी रखते थे। अब मात्र एक ही था, क्या? पाजेब। पाजेब मतलब पायल। और लेखक लिखते हैं, यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि लिखते हैं कि यह कक्षा 6 में जब नाम लिखाने की बात आई तो एक उन्हीं गांव के सत्यनारायण पुरोहित, क्या नाम था? सत्य नारायण पुरोहित। थोड़ा सा आगे लिख लीजिए, ये वेद भी थे, ठीक। यह मतलब उस समय के क्या बोलते हैं, जैसे यह डॉक्टर भी थे। कौन? सत्यनारायण पुरोहित। और ये पुरोहित का भी काम करते थे, और साथ साथ यह बंधक रखने का भी काम करते थे। यानी अगर यह प्रश्न बनता है कि कक्षा 6 में उनका एडमिशन कैसे हुआ, तो यह ध्यान रखिएगा कि सत्यनारायण पुरोहित के यहाँ किसका गहना रखा गया था? इनकी भाभी थी रहला देवी, पाजेब रखकर कक्षा 6 में एडमिशन कराया गया था। और मित्रों ये भी बता दें कि कक्षा 6 से 8 के बीच जब एडमिशन लेके पढ़ना शुरू किया किसी तरह, तो वहीं पे रविंद्रनाथ टैगोर से मुलाकात हुई। मुलाकात का मतलब उनके साहित्य से मुलाकात हुई। रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर, यहीं से शरत चंद्र चटर्जी, ठीक है, उसके बाद प्रेमचंद। यानी उस समय के जो मतलब साहित्यकार थे, जो लिखते थे, उस समय के जो साहित्यकार थे, ठीक है, उस समय के जो साहित्यकार थे वह ये बड़े प्रसिद्ध थे। रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़ाया जाता था, शरतचंद्र चटर्जी को पढ़ाया जाता था। शरतचंद्र चटर्जी का ही जो जीवनी है, आवारा मसीहा, उन्हीं की जीवनी है। तो ये भी ध्यान रखने की, प्रेमचंद को पढ़े, मतलब कक्षा 8 में साहित्यकारों से परिचित हुए। साथ साथ इन्होंने क्या जाना कि महाभारत और रामायण, ठीक है, रामायण, आल्हा उदल की कहानियाँ, रामायण, महाभारत, रविंद्रनाथ टैगोर का जीवन, शरतचंद्र चटर्जी की साहित्य, प्रेमचंद का साहित्य, इतने साहित्य से ये परिचित हुए। और देखिए इनकी जिज्ञासा क्या थी मित्रों, जिज्ञासा क्या थी? जिज्ञासा ये थी कि यह पढ़ते नहीं थे, पढ़ने के बाद जो महाभारत था, आल्हा उदल की कहानियां थी, रामायण थी, यह अपने माताजी को सुनाते भी थे। ये सबसे बड़ी बात है कि आजकल के बच्चे सब पढ़ते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन इनकी माता चूंकि पढ़ी थी नहीं, लेकिन कहानियाँ वो भी जानती थी, क्योंकि कहानी सुनने का जो मतलब श्रोता बनने का इनका जो मुख्य ध्येय था, अपने माता से ही ये बने थे। इन्होंने आगे लिखा है। अच्छा, ये जो महाभारत रामायण की कहानियाँ जब इनकी माता सुनती थी तो बड़ा प्रसन्न होती थी कि चलिए कम से कम मेरा लड़का पढ़ तो रहा है और पढ़ने के साथ साथ ये जानकारी भी तो कर रहा है, ठीक है।
अब उसके बाद एक दिन की स्टोरी हम लोग आगे ले चलते हैं कि जब पृष्ठ संख्या 31 पे देखेंगे तो यह दिखाते हैं बारिश का प्रसंग। मित्रों, कच्चा घर था, सबका जितने दलित थे कैसा था, कच्चा घर रहता था। कच्चा घर किसका रहता था, मिट्टी का कच्चा घर रहता था, ठीक है। और मिट्टी का कच्चा घर रहने के पीछे के रीजन क्या था, सबका छप्पड़ रहता था। आसाप छप्पड़ चूने लगता था। भला कि आप जब गांव में जाएंगे तो देखेंगे छप्पड़ मतलब छान होता है, और वो बरसात के दिनों में जैसे तेज बरसात हुआ चूना शुरू हो जाता था। अब जगह जगह बर्तन लगाया जाता था, जहाँ बर्तन हो जाता था बर्तन लगाया जाता था कि टपकने लगता था। इस चीज का प्रसंग, बारिश का प्रसंग और छत का गिरना, देखिए मित्रों कितनी बड़ी बात है। बारिश का प्रसंग है, ठीक है। छत का गिरना, ये लिखते हैं कि बारिश के प्रसंग, इतना बारिश हुआ था, जितने छोटे छोटे बच्चे रहते थे उन्हीं को छत पे चढ़ाया जाता था। और उन्हीं को छत पे चढ़ाने के बाद, ठीक है, उन्हीं को छत पे चढ़ाने के बाद होता था क्या, बेटा देखना वहां चू रहा है, वहां गिर रहा है, तो धीरे धीरे बच्चे सब जाते हैं, फिर दबाते थे मट्टी ले लेकर। और उस प्रसंग में कभी कभी क्या होता था, जो कमजोर छत रहता था वो गिर जाता था। और कमजोर जब छत गिर जाता था तो कुछ लोग मर भी जाते थे। और इसी चीज का इन्होंने कहा है कि एक दलित बस्ती में एक छत गिर गया, उसमें 2 लोग मर भी जाते हैं, लेकिन मरने के बाद दलितों को बचाने के लिए नहीं कोई जाता है। ये सबसे बड़ी बात है और यह सोचने के लिए मजबूर करता है कि क्या दलित भी मानव है। खिड़की खोलिए। क्या दलित भी मानव है, यह सोचने के लिए मजबूर करता है। उसके बाद ये कक्षा 8 में ही पढ़ रहे थे। एक दिन क्या हुआ कि जो अध्यापक थे, द्रोणाचार्य का प्रसंग सुना इनको। द्रोणाचार्य का प्रसंग में क्या होता है कि इतने अध्यापक मग्न से सुना रहे थे, किसका, द्रोणाचार्य का प्रसंग। द्रोणाचार्य का प्रसंग, द्रोणाचार्य के प्रसंग में वो बताते हैं, द्रोणाचार्य के प्रसंग में बताते हैं कि जो द्रोणाचार्य थे, उनके जो बेटे थे, उनके पास, ठीक है, उनके पास क्या था कि पीने के लिए दूध नहीं था। तो द्रोणाचार्य की जो पत्नी थी, उन्होंने क्या किया कि आटा घोल के दे दिया, कहा लो बेटा यही दूध है। यही पढ़ाया गया। सब लोग भाव विभोर होके एकदम बिल्कुल दयनीय स्थिति में शिक्षक आ गए। और लोग, क्या द्रोणाचार्य की दशा थी, क्या द्रोणाचार्य की दशा थी। वाल्मीकि रहे तार्किक आदमी, उन्होंने कहा कि उसके पास तो आटा घोल के पीने के लिए था। अब मास्टर साहब ये बताइए कि जिसके पास आटा घोल के पीने के लिए भी न कुछ रहे तो उनके घर की दशा क्या है। अब इसी कहे धट चूहड़े के औलाद, तू द्रोणाचार्य की बराबरी करेगा, दैर जूता दैर लात, मारने लगे। मास्टर साहब इतना मारे बेचारे कि इनको 2 दिन तक आराम करना पड़ा। मतलब दलित का बच्चा एक तर्क क्या कर दिया। सोचिए कि क्या स्थिति थी उस समय शिक्षकों की। जो आदर्शवादी शिक्षक है, जो ढिढोरा पीटा जाता है कि बड़ा बढ़िया शिक्षक, बड़ा बढ़िया शिक्षक, तो उस शिक्षक की चर्चा करते हुए कहते हैं कि मैंने थोड़ा सा तर्क किया कि द्रोणाचार्य तो आटा घोलकर पी लिया, जिनके पास आटे नहीं है वो उनकी दशा क्या है। तो कहीं ना कहीं हमको सोचने के लिए मजबूर करता है। उसके बाद एक और प्रसंग लिखते हैं। इनके एक चाचा थे मल्हार। चाचा का क्या नाम था, मल्हार नाम था। चाचा जो मल्हार थे, ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़े लिखे थे,
चाचा मल्हार थोड़ा बहुत पढ़े लिखे थे। और मित्रों बता दें कि पढ़ने लिखने की वजह से कुछ किताबें भी रखे थे। लेकिन होता क्या है मित्रों कि वह जो मल्हार को मुल्हड़ भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, मुल्हड़ और मल्हार दोनों उन्हीं का नाम है। होता क्या था कि जो ये मल्हार, आप मुल्हड़ दोनों लिख सकते हैं, मुल्हड़ और मल्हार दोनों उन्हीं का नाम था, मल्हार मल्हार कह के बुलाया जाता था। तो होता क्या है मित्रों कि ये बेचारे मुश्किल से अभी 20-22 साल की थे, 20-22 वर्ष के होंगे। कितने वर्ष के? मान लीजिए 22 वर्ष के होंगे। 22वें वर्ष में बेचारे बीमारी से मर गए। आज जब बीमारी से मर गए तो इनके पास कुछ किताबें थी। अब उस किताब को, यानी इनके जो चाचा की जो किताब थी मित्रों, उस किताब को कोई डर के मारे छूता नहीं था कि अगर मुल्हड़ का भूत जाग गया तो फिर जो उसका किताब छुए है उसी को पकड़ेगा। गांव में अभी किसी गांव में चले जाइए, जो मरते हैं उनके जितने सामान होते हैं, मतलब सामान का मतलब सोना चांदी नहीं, कपड़ा फेंक दिया जाता है, जूता फेंक दिया जाता है, उसके बाद मानो सोना चांदी नहीं फेंका जाएगा, जमीन नहीं फेंका जाएगा, मतलब जो काम का चीज़ है वो नहीं फेंका जाएगा। अब बाकी में सब भूत लगा रहता है। गांव में आप जाएंगे तो ये देखने का प्रसंग जरूर मिलेगा। ये एक प्रकार का जो भीषण अंधविश्वास को जगावा देता है। अब ओम प्रकाश वाल्मीकि इनकी किताब पढ़ना चाहते थे। किनका? मुल्हड़ चाचा का। मुल्हड़ चाचा का किताब पढ़ना चाहते थे। इनकी माँ ने कहा चुप, पढ़ना मत कभी, अगर जैसे पढ़ोगे और मुल्हड़ा का भूत तुम्हारे सर पे सवार हो जाएगा। गांव में जब इनके चाचा मरे तो वो माहौल खराब था कि लोग कहते थे कि पूरा बस्ती में मुल्हड़वे जो है कि सबको भूत बन के पकड़ रहा है। आज भी गांव में ये बातें होती हैं कि अगर कोई मर गया है तो भूत बन जाता है, लोगों को पकड़ना शुरू कर देता है। अब आप लोगों का कैसा अनुभव है कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप लोगों के गांव में भी भूत ऊत रहते हैं? अगर भूत रहते हैं, भूतों में विश्वास होता है, तो भूत के कितने पैर होते हैं ये भी जरूर जैसे हमको बताइएगा। तो उस मुल्हड़, जो मुल्हड़ थे, मरने के वजह से पूरे गांव में चर्चित हो गए कि मुल्हड़ा का भूत पूरा गांव में प्रवेश कर लिया है, सबको परेशान करेगा। अब होता क्या था कि गांव में उस भूत को बैठाने के लिए मुर्गा की जरूरत पड़ती थी, सूअर की जरूरत पड़ती थी और शराब की भी जरूरत पड़ती थी, तब वह जो है कि भूत बैठता था। तो ये बेचारे, देखिए उनका जीवन क्या था। हम उनके जीवन के बारे में पढ़ रहे हैं कि क्या गांव की स्थिति थी और उस गांव की चर्चा हम लोग करते आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, आप लोग हतोत्साहित मत होइए, एंजॉय करिए, क्योंकि हम लोग जूठन उपन्यास समग्र पढ़ रहे हैं और इसके लिए आप लोग बिल्कुल एकदम घबराइएगा मत, रिलैक्स होकर चलिएगा, तब पढ़ पाएंगे। इसके बाद जो आगे की कहानी बढ़ती है मित्रों, तो इनकी एक कहानी है ओम प्रकाश वाल्मीकि की, सलाम। सलाम कहानी आप पढ़ेंगे, बहुत ही बढ़िया कहानी है। इनका मित्र है हीरम सिंह। क्या नाम है? हीरम सिंह, ठीक है। हीरम सिंह की ससुराल में, ठीक है, सलाम प्रथा का विरोध। हीरम सिंह की ससुराल में सलाम प्रथा का विरोध। आप लोग चाहेंगे तो सब ये अलग अलग टॉपिक बना के लिखते रहेंगे। इनका एक मित्र हीरम सिंह था जो इनके साथ थोड़ा बहुत पढ़ा था, उसकी शादी लगी और इसी हीरम सिंह के ससुराल कौन गए? ओम प्रकाश वाल्मीकि गए। तो उस समय जो चूहड़े थे, यानी जो दलित वर्ग था, ठीक है, जो दलित वर्ग था मित्रों, जब दलित के किसी लड़की का शादी होता था, ध्यान रखिएगा, सलाम की कहानी की मैं स्टोरी बता रहा हूं, सलाम प्रथा का विरोध भी किए थे। जब किसी दलित या चूहड़े के
किसी बेटी की शादी होता था तो जो दामाद आते थे, मतलब चूहड़े के लड़की का शादी लगा और उसके घर बारात आई। बारात का स्वागत तो मान लीजिए सूखी पूड़ी से किसी तरह हो ही गया, लेकिन सुबह सुबह क्या होता था मित्रों कि लड़की और दामाद जो जितने बड़े वर्ग थे उनके घर में जाते थे। ठीक है, उनके घर में जाते थे और उनके घर में जाने के बाद क्या होता था, उनके घर में जाने के बाद सबसे सलाम करते थे सलाम सलाम सलाम। ठीक है, और जब सलाम सलाम करते थे एक बगल में था जो है कि एकदम लगातार नगाड़ा बजाता था, डग 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 डग। घर में से जो है कि कोई औरतें निकलती थी, अरे फलनिया चूहड़ी का क्या बोलते हैं, दमदा आइलबा जोन बाकी। तो जो हीरम सिंह की सास थी, ये लिखते हैं कि हीरम सिंह की सास कहती थी, अरे चौधराइन का हमारी लड़की का रोज रोज शादी होए, हमारी लड़की का रोज रोज शादी हुए, हम का रोज रोज सलामी करने हमारे दामाद आवे। मतलब हमारा दामाद रोज रोज सलाम करने ने कुछ दो, अच्छा सा विदा करो, मेरी एक ही लड़की है। मतलब क्या यार, क्या सिस्टम था कि नया नया दामाद आता है और उस नए नए दामाद को पूरे गांव में घुमाया जाता है, जिस तरह बंदरों को घुमाया जाता है, मदारी वाले बंदरों को घुमाते हैं और ढोल नगाड़ा बजाकर आ गया बंदर, आ गया बंदर, उस तरह लोग दामादों से परिचय कराते थे। और औरतें जब चौधरानियां लड़की निकल, अच्छा फलनवा का दामाद हो, अच्छा, ऐसा लगता था कुछ जानवर देख रही हैं। वो लिखते हैं कि प्रत्येक घर के सामने ढोल नगाड़ा बजता था। ढोल नगाड़े बजने के बाद औरतें लड़कियां घर से बाहर निकलती थी और औरतें लड़कियां बाहर निकलने के बाद वह ऐसा लगता था, हीरम सिंह को ऐसे देख रही थी जैसे चिड़ियाघर से कोई जानवर आया है। और यह सलाम प्रथा जब वो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने देखा तो कहा कि क्या यार, ये भी कोई सलाम प्रथा है। मतलब इस तरह की प्रथा। और यही नहीं मित्रों, इस सलाम प्रथा का विरोध इन्होंने अपने शादी में किया। इसकी चर्चा उन्होंने अपने पिताजी से किया कि बहुत ही ये गंदा प्रथा है और ऐसा प्रथा नहीं होगा। तब इनके पिताजी ने कहा कि जब मेरा बेटा पढ़ेगा तब मेरी जात सुधरेगी। कभी इनके पिता इनके विरोध में नहीं खड़े हुए, हमेशा ये कहे कि मेरा बेटा जब पढ़ेगा तब समाज सुधरेगा। सोचिए कि क्या स्टोरी थी। यह इस तरह बेचारे, यह किसी तरह मतलब अपने जीवन में, ठीक है, यह जीवन में किस तरह जीवन जीते हैं और आगे की क्या कहानियां हैं, देखने के लिए एकदम लगातार बने रहिए हिंदी नवजीवन पे। और आगे की जो कहानी आप देखेंगे और इंटरेस्टेड है, बड़ा ही मार्मिक तथ्य है, बेहद दयनीय स्थिति है और दलितों की जीवन की यात्रा का आप अनुभव करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आप लोग बिना कहे लाइक और सब्सक्राइब करते रहेंगे और अपने मित्रों से भी बताइए जो दलित विमर्श पे शोध कर रहे हैं, वह भी जानने के लिए मजबूर हों कि दलित विमर्श आखिर में होता क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद।